चलिए टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं ट्रंप का टैरिफ हमला। टैरिफ क्या यानी टैक्स में हर जगह टैक्स लगाने के लिए ट्रंप जो है वो तैयार हैं। वो कहते हैं कि भाई अब जो मेरे साथ नहीं उस पर मैं लगाऊंगा टैक्स यानी टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% यानी टैरिफ का ऐलान किया है। उन्होंने इस दौरान भारत का नाम नहीं लिया। इससे पहले उन्होंने बीते मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बता दें कि ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, यानी जितने का सामान उतने का टैरिफ। सोचिए टैक्स एक तरीके से 100 का सामान तो 100 का टैक्स 200 का हो जाएगा। भारत, ब्राजील और चीन तीनों ब्रिक्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा ट्रंप भारत की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में भारत पर भी टैरिफ का खतरा बना हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का सामना चीन, मेक्सिको और कनाडा से करना पड़ता है। अमेरिका को चीन से 30.2%, मेक्सिको से 19% और कनाडा से 14% व्यापार घाटा होता है। ये तीनों देश अमेरिका के लगभग $670 अरब व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। 2023 में अमेरिका को चीन से $317 अरब, मेक्सिको से $200 अरब और कनाडा से $153 अरब का व्यापार घाटा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी $106 अरब की अमेरिकी आयात पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। चलिए अब हम चलेंगे अपनी बड़ी स्क्रीन पर, आएंगे और क्या है टैरिफ ये आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा ये लीजिए, थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, यहीं पर रुकते हैं, जूम आउट करेंगे और विस्तार से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए मैं इधर आ जाता हूं। टैरिफ की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या है टैरिफ? देखिए टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है। और क्या है इसके बारे में और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। विदेश से आने वाले, थोड़ा और जूम आउट करते हैं, थोड़ा और जूम आउट करते हैं, मैं आपको प्रोडक्शन से बोलता हूं थोड़ा और जूम आउट करके आपको और समझाएंगे क्या है टैरिफ। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं कि भाई जो विदेश से आ रहा सामान वो महंगा हो जाता है। ये टैरिफ का कमाल कह लीजिए या सरदर्द कह लीजिए। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। टैरिफ जब लगाए जाते हैं तो सरकार कमाती है। इसका उद्देश्य घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, यानी कि भाई मेड इन द सेम कंट्री, से मेक इन इंडिया कह लीजिए, उस तरीके से मेक इन अमेरिका का वहां पर उद्घोष शुरू हो चुका है। दूसरा उद्देश्य देशी उद्योगों की रक्षा करना, यानी भाई जो नेशनल हैं, जो स्टेट की इंडस्ट्रीज हैं, उनको सुरक्षित रखना है। और अब क्या, भारत अमेरिका बिजनेस ट्रेड 2024 द्विपक्षीय व्यापार $118.2 का, यानी ये अच्छा खासा व्यापार का एक बड़ा आंकड़ा जो है वो आपको बता रहे हैं। भारत का एक्सपोर्ट कितना है? $77.5, यानी ये भी देखिए, ये मतलब इसका आंकड़ा जो अरबों में होता है। अमेरिका का एक्सपोर्ट $40.60, ये लीजिए। और आगे बढ़ते हैं और विस्तार से आपको समझाते हैं बिजनेस ट्रेड 2024 में और क्या खास है। द्विपक्षीय व्यापार, अमेरिका कनाडा का टोटल ट्रेड, अब कनाडा अमेरिका की बात करते हैं, 65 लाख करोड़ का, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अब इस पर 25% टैक्स लग जाएगा तो सोचिए क्या ही हो जाएगा। और क्या है डिटेल्स में आपको, आंकड़े 2023 के इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अमेरिका से कनाडा को निर्यात जो है 29.6 लाख करोड़। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका असर क्या होगा। अमेरिका से कनाडा को आयात जो है 35.4 लाख करोड़ जो है, ये देखिए। तो इंपोर्ट इतना, एक्सपोर्ट उतना। और अब देखिए व्यापार से अमेरिका को नुकसान कितना है? 5.8 लाख करोड़ का। तो अमेरिका को नुकसान हो रहा था, ऐसा नहीं जो ट्रंप कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो अपने देश का हित चाह रहे हैं। और इसमें क्या परेशानी है? अमेरिका मेक्सिको का टोटल ट्रेड 67.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए मेक्सिको में सबसे ज्यादा व्यापार, आंकड़े साल 2023 के हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, अमेरिका से मेक्सिको को निर्यात कितना है? 27.2 लाख करोड़ रुपए। ये आयात की बात कर लेते हैं। अब देखिए मेक्सिको को आयात 40 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास डिटेल्स और भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब ये लीजिए, व्यापार से अमेरिका को नुकसान कितना है? 12.8 लाख करोड़ का, ये घाटे पे घाटा हो रहा है। अमेरिका मेक्सिको टोटल ट्रेड 67.2 लाख करोड़। तो ये ट्रंप की हमने आपको बात बताई, जहां पर देखिए कितना घाटा जो होता है उसकी भरपाई जो करने की कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही थी। लेकिन फिर अब अगर वो नहीं होगा भरपाई तो इनकी तरफ से टैक्स तो लगाए जाएंगे। लेकिन अब आंख दिखाना जो शुरुआत किसने की है? उसने कनाडा ने शुरुआत कर दी है। चीन भी आंख दिखा रहा है, लेकिन भारत के लिए कोई उसमें कोई ऐसी ना टैक्स है ना कुछ और है। चलिए
क्योंकि चुनावी माहौल है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात तो बताएंगे, लेकिन द्वारका से अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं लाइव पहले आपको लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किया, मगर आप लोग तो ताली बजा देते हो ऐसे ही। दिल्ली वालों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है। क्योंकि ये केजरीवाल रोक कर बैठे हैं। मगर चिंता मत करो भाई, भाजपा वालों का दिल बड़ा दिल है। 5 लाख आपके गए ना 5 साल में, गए या नहीं गए? गए ना। तो 5 लाख और 5 लाख का सूद और 5 लाख। आप प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, 10 लाख तक का सारा अस्पताल का खर्चा नरेंद्र मोदी उठाएंगे। नरेंद्र मोदी। ये केजरीवाल जी ने झूठ बोलने के अलावे, फरेब करने के अलावे कुछ नहीं किया। ये कहते थे मोदी जी राम मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए। अरे केजरीवाल, आपने तो ना शौचालय बनाया ना मंदिर बनाया। हमने तो 13 करोड़ शौचालय बनाए और गगनचुंबी राम मंदिर भी बनाने का काम कर दिया। 550 साल से राम लल्ला एक टेंट में रहते थे। हमने 550 साल से राम लल्ला का वनवास समाप्त कर कर एक भव्य मंदिर में राम लल्ला को विराजमान करने का काम कर दिया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लग चुका है, वहां 4 बीवियां कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। और इसी बजट सेशन में वक्फ का कानून भी हम पारित कर देंगे भैया, पारित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और केजरीवाल की पार्टी जो कहती है वो कभी भी नहीं करती। इन्होंने कहा था हम जमुना जी के पानी को कांच जैसा साफ कर देंगे। हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो भाई द्वारका वालों, हुआ है क्या? वो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा, उन्हें तो नहीं लगाई। हमारे कार्यकर्ता उनके कटआउट को डुबो कर आए जमुना जी में। फिर मैंने पूछा भाई कटआउट का क्या हुआ? तो आदमी छोड़ो, वो कटआउट भी एम्स के आईसीयू में जब्त है। बेचारा आईसीयू में बीमार पड़ गया, कटआउट बीमार पड़ गया। मगर आप चिंता मत करो द्वारका वालों, हम यमुना जी के पानी को 3 साल में शुद्ध भी करेंगे और एक यमुना रिवर फ्रंट बनाकर सबसे बड़ा पर्यटन का स्थान भी बनाएंगे। चलिए, आपको हमने यहाँ से अमित शाह जी को सुनाया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और भी बहुत कुछ है। देखिए, आईडीएफ ने बीते रविवार को दावा किया कि उसने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पिछले 2 हफ्तों में सैन्य अभियान के दौरान 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईडीएफ ने इन आतंकियों में से 35 को जेनिन, तुलकारिम और तामुन इलाकों में मारा है, जबकि 15 आतंकी ड्रोन हमलों में मारे गए हैं। इजराइल ने 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों को गिरफ्तार किया है, 40,000 से ज्यादा हथियार बरामद किए हैं, 80 से ज्यादा विस्फोटकों को निष्क्रिय किया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन आयरन वॉल इसको नाम दिया है। इसे 21 जनवरी को शुरू किया गया था, जो अगले कई हफ्तों तक चलेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बीते रविवार को अमेरिका के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हम मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर से बदल सकते हैं। हमने जंग के दौरान लिए फैसलों से यहां की तस्वीर पहले ही बदल दी है।
हमारे सैनिकों की बहादुरी और हमारे फैसले यहां नक्शे को फिर से बना रहे हैं। चलिए इसी को और जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जी लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अमेरिका का प्रश्न तो आपसे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहे थे कि भाई गाजा में जो जितने भी लोग हैं, जो वहां पर लोग जो मारे जा रहे हैं या फिर कह लीजिए जो बचे हुए हैं, उन इमिग्रेंट्स को, मुस्लिम देशों को लेना चाहिए। उसके बाद अब ये इजराइल का ऑपरेशन आयरन वॉल युद्ध जो है अगर खत्म भी हो चुका है तो वो किस स्टेज पर है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इजराइल एक भी गोला या गोली नहीं चलाएगा? देखिए शिवम जी, इजराइल की ये जो डील हुई है ये हिजबुल्ला और हमास नामक जो आतंकी संगठन है उनसे हुई है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य कहीं भी जहां कहीं भी आतंकी मौजूद हैं और वो इजराइल के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ इजराइल का जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ इजराइल कार्रवाइयां करेगा, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो यमन के जो संजीव जी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था कि भाई वो जो अपनी प्रक्रिया है उसको जारी रखेगा, आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। जुड़ चुके हैं संजीव जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। और आप जैसे आपने कहा था कि भाई अपना युद्ध तो वो जारी रखेंगे, लेकिन जो सीज फायर की डिटेल्स आपके स्टेटमेंट के बाद में पीछे वॉल में बड़े स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बोलिए। देखिए शिवम जी, ये जो ऑपरेशन है जो इजराइल ने वेस्ट बैंक में किया है जी, वो एक लोकल मिलिशिया ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है जिसे कि जेनिन ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। और ये जो जेनिन ब्रिगेड है ये फिलिस्तीन अथॉरिटीज के लिए भी खतरा पैदा करती रही है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में शासन करती है उसने भी इस जेनिन ब्रिगेड के खिलाफ अपना स्वयं का ऑपरेशन चलाया था। लेकिन जाहिर है कि अब इजराइल बड़े पैमाने पर इस जेनिन ब्रिगेड को जो इजरायली जो सेटलमेंट्स है वहां पर ऑपरेट करने से रोकना चाहता है और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये ये इरानियन प्रॉक्सी है। तो इस तरीके के जो भी अन्य आतंकी संगठन जहां कहीं भी हैं, जिनके और उनके खिलाफ इजराइल का जो ऑपरेशन जारी रहेगा। ये जो डील हुई है सीज फायर की, वो हमास के साथ हुई है, हिजबुल्ला के साथ हुई है। लेकिन जो अन्य, जैसा मैंने कहा, चाहे वो हुती हो, चाहे वो जेनिन ब्रिगेड हो, चाहे वो इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े अन्य आतंकी संगठन हो, उनके खिलाफ इजराइल के जो एक्शंस हैं, जो काउंटर टेररिज्म एक्शंस हैं, वो जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं दर्शकों बड़ी स्क्रीन पर आपको जो है पीछे चलते हैं यहां से बाहर निकलकर। अब आपको मैं पीछे की स्क्रीन पर विस्तार से समझाता हूं जो ग्राफिक्स हम आपके लिए लेकर आए। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, कैमरामैन को कहता हूं थोड़ा जूम आउट करे। अब ये लीजिए, थोड़ा सा क्लियर अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। तो ये आपको बता दें, ये शुरुआत से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी यहां रहे। अब कैद से रिहा बंधक 170, हमास ने रिहा किए 122 यहां पर, तो रिहाई का टोटल आंकड़ा 170 और हमास ने 122, सेना ने रेस्क्यू किए 8, टोटल बंधक का आंकड़ा जो 170 है। फटाफट आपको ये ग्राफिक्स हम दिखाते हैं। रेस्क्यू का जो 8 का आंकड़ा बताया, कैद से रिहा बंधक 170, मृत पाए गए जो मारे गए थे, देखिए जान भी तो गंवाई गई, 37 लोग मारे गए। कैद से भागे जो है उनका भी आंकड़ा है, 3 तो यहां पर भागे हैं। और भी अगर कोई इसमें ग्राफिक्स है वो भी फटाफट से आपको हम दिखाते हैं। हमास की कैद में मौजूद बंधक 81 और जिंदा इसमें 47। अब और क्या डिटेल है हमास की कैद, अब ये लीजिए। इजराइल हमास के सीजफायर के पीछे कौन से लोग हैं जिनका हाथ है? इनमें नाम है डेविड बार्निया, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर, आप देखिए ये हैं। और इजरायली टीम को लीड किया है, इस टीम में इजरायली सुरक्षा एजेंसी का हाथ है। और अब बताएं, रोनन बार इसमें है, सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के चीफ हैं। ये फिलिस्तीनी कैदियों से जुड़े मामले देख रहे थे। फटाफट और भी अगर कुछ है उनके भी नाम आपको दिखाएं। ब्रैट मैकगर्ग हैं जो बाइडेन के सलाहकार, समझौते का मसौदा तैयार किया। फिर और कौन से हैं वो भी आपको दिखा दें। इसमें शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अल थानी ये भी मौजूद है, कतर के प्रधानमंत्री। इजराइल और अमेरिका का भी इसमें रिश्ता देखिए। स्टीव विटकॉफ ये भी इसमें शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप के दूत बेंजामिन नेतन्याहू और अल थानी। आप देखिए हसन रशद भी इसमें शामिल है, हसन रशद का भी यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने भी यहां पर सभी ने योगदान दिया। चलिए अब बात करेंगे सूडान में सेना का तांडव क्या चल रहा है। पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई के बीच एक बार फिर बड़ी हिंसा हुई है। आपको बताएं, ओम दुरमान शहर के एक खुले बाजार में पैरामिलिट्री द्वारा किए गए हमले में 54 लोगों की जान चली गई। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। बताया गया है कि यह हमला रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF द्वारा सबरीन बाजार पर किया गया है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शनिवार को सबरीन मार्केट पर रैपिड सपोर्ट फोर्स की तरफ से किए गए हमले में कम से
कम 158 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हालांकि आरएसएफ की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। वहीं सूडान के संस्कृति मंत्री और सरकार के प्रवक्ता खालिद अल अलिसर ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि घायलों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। चलिए वापस आते हैं, बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा जूम आउट करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए, सूडान में अप्रैल 2023 से संघर्ष जारी है। ये और क्या है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं फटाफट अंदाज में। इसका कारण था सेना और आरएसएफ के नेताओं के बीच का तनाव, टेंशन चल रही थी। आरएसएफ और सेना इसके बीच का तनाव के बारे में जानकारी और नहीं, ये तनाव देखते ही देखते खुली लड़ाई में बदल गया, खूनी संघर्ष में बदल गया। सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य शहरों में यह फैलता गया, यह तनाव खत्म नहीं हुआ, यह बढ़ता गया और फिर इस लड़ाई में अब तक 28,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। 2019 में सूडान के तब के राष्ट्रपति ओमार अल बशीर को सत्ता से हटाने के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। और क्या, अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया, लेकिन फिर लोग लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका की मांग करने लगे और इसके बाद सूडान में एक जॉइंट सरकार का गठन हुआ जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। तो देखिए, तमाम जानकारियां आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, देश के राष्ट्रपति और आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान, इनकी भी यहां पर इन्वॉल्वमेंट। चलिए, बहुत से ग्राफिक्स हैं, तमाम जानकारियां, लेकिन समय इतना ही था। मैं आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा ये बुलेटिन। संजीव श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस क्रिटिकल मोमेंट पर टाइम निकाल के अपनी जानकारी साझा की। दर्शकों, फिर आएंगे, नए मुद्दे कल लेकर आएंगे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिल्ली के चुनाव की सारी कवरेज और जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।